संविधान ने हमें लोकतंत्र दिया है और लोकतंत्र ने हमें आजादी दे रखी है कि हम अपना पसंदीदा नेता चुन लें। उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति की कार्यकारिणी का चुनाव कल शनिवार को होना है, तो इस बार हमें भी अपने अधिकार का इस्तेमाल करना ही होगा। जाहिर है कि इस समिति का सदस्य होने के चलते मैं भी मतदान करूंगा जरूर, लेकिन हमारे लिए चुनाव सबसे ज्यादा और अहम है। हम पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे पहरुआ और आम आदमी के लिए सबसे मजबूत स्तंभ है। हम जनता से और उसके लिए अपने होने वाले कर्णधारों के लिए बातें करते हैं, सवाल उठाते हैं, मगर शर्म की बात है कि यह सारी बातें और शर्तें हम मानते नहीं हैं। इसके बावजूद कि यह हमारे भविष्य का एक अहम सवाल होता है, लेकिन हम उसे तनिक भी तवज्जो नहीं देते हैं। न लोकतांत्रिक धर्म है हमारे पास, न पत्रकारी दायित्व है, न जमीनी प्रश्न है हमारे पास और न उसका उत्तर, और न ही उसका कोई उद्देश्य हमारे पास है। जब हमारे लिए बात होती है, अपना नेता चुनने के लिए होता है, तो हम मूक बधिर हो जाते हैं, किसी मेजुबान बकरी भेड़ की तरह। बिल्कुल उसी तरीके से अपने अपने झुंड के तौर पर तब्दील हो जाते हैं हम, जिसको लीडर जैसा भी चाहे हाँक ले, नचा डाले, और नतीजा यह होता है कि हम इसी भीड़ चाल में अपना पूरा भविष्य पूरी तरह गर्द कर बैठते हैं। लेकिन आप इस बार अगर भेड़ बकरी की भूमिका के बजाय एक सजग पत्रकार और एक सजग सतर्क वोटर के तौर पे मतदाता की तरह सोचना चाहें और करना चाहें, तो आपको कुछ तथ्यों पर गौर तो करना ही होगा, और इसके बाद ही आप तय कर पाएंगे कि आप किस शख्स को अपना नेता बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले यह जान लेना जरूरी होगा कि हम किसे अपना नेता बनाना चाहते हैं, उसकी खासियत क्या है, नेता बनने के लिए उसमें दमखम क्या है, उसका एजेंडा क्या है, और इसके लिए उसकी रणनीति के साथ ही साथ भविष्य में अपने आज एजेंडा को लागू करने के लिए कितनी भसोट है उसके पास। मतलब यह है कि उसके दावे जमीनी हैं या नहीं, ऐसे दावों के प्रति उसके कर्मठता का कोई ठोस रणनीति उसके पास है भी या नहीं। मतलब भसोट तो आप जानते ही होंगे, बहुत अच्छी तरीके जानते होंगे कि भसोट क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारे सवाल, और इन सवालों का जवाब कोई देना ही नहीं चाहता। वह अगले 2 साल तक हमारे भविष्य के साथ कैसे खेलेगा, कैसे हमें बेचेगा, कैसे हमें उससे बचना होगा। वो चुनाव 2 साल होगा कि नहीं होगा, या 3.5 साल चलेगा या नहीं होगा, और होगा भी तो उसकी ऐसी की तैसी कब हो जाएगी और कब तक होती रहेगी, और यह तब तक चलता रहेगा जब तक चुनाव न हो जाए। लेकिन इस बार अगर हमने पिछली वाली चूक, गलती या अपराध कहें, या कह सकते हैं गलती है, तो फिर कार्यकारिणी भले ही चाहे किसी की भी रहो, लेकिन हमारा चारित्रिक स्खलन बेहिसाब होता रहेगा, जो पिछले 10, 15, 20 साल से होता जा रहा है, और यह एक अपूर्णीय क्षति होगी। इर्रिपल इसका सुधार नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि बीता हुआ वक्त तो हम कभी वापस ला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि समय कोई वस्तु या मशीन नहीं होती है। देश के अधिकांश प्रदेशों में पत्रकारों को पेंशन मिल रही है, लेकिन यूपी में अधिकांश पत्रकारों को आयुष्मान योजना का कार्ड तक नहीं मिल पाया है। अब सूचना विभाग का काम केवल पत्रकारों के हितों के लिए सरकार से तारतम्य बिठाने के लिए बनाया गया है, लेकिन वहां अब पत्रकारों की उपेक्षा, विज्ञापनों के बीच दलाली और अपने चंद लोगों के बीच बंदर बाट तक सीमित हो गया सूचना विभाग। खासतौर पर तब जब इस चुनाव में बेहिसाब चर्चाएं चल रही हैं कि बेहिसाब पार्टी चल रही है, बेहिसाब तोहफे दिए जा रहे हैं, शराब की तो नंगी हुई गंगा बहाई जा रही है, किसी को तो मुख्यमंत्री योगी का आदमी बताया जा रहा है, जबकि मौजूदा अध्यक्ष को योगी फूटी आंखों तो पसंद ही नहीं करते, ऐसा चल रहा है। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ऐसी हालत में वह पत्रकारों के हितों पर कैसे जुट पाएंगे, सवाल बहुत बड़ा है। कई प्रत्याशियों के बारे में खुलेआम कहा जा रहा है कि ये सरकार के द्वारा प्रायोजित हैं, सूचना विभाग के प्रायोजित हैं। आप पहचानिए, आप देखिए तो उन लोगों के बीच में वो कौन है जो सूचना विभाग की तरफ से चल रहे हैं और सरकार की तरफ के से बाकायदा चुनाव में खड़े किए गए हैं। इस चुनाव में अध्यक्ष के पद पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं, उनसे हमने सवाल पूछना शुरू कर दिया था। ऐसे सवाल जो सामान्य तौर पर इस समिति के सदस्यों के हितों को लेकर के हैं और पत्रकारिता को लेकर भी उतनी ही है। यह प्रश्न श्रृंखला के तौर पर हम देखना चाहते थे, ठीक उसी तरह जैसे एक इंटरव्यू होता है। इस पूरी हमारी इस कोशिश में सबसे पहले खुलकर आए प्रभात त्रिपाठी,
और ये बहुत ज़मीनी बात की उन्होंने, लेकिन उनकी समस्या है, उनकी ख्याति है बोलना और ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, बल्कि यह कह लिए कि वो दिन भर बोलते ही रहते हैं। देवकीनंदन से भी बातचीत हुई। इन दोनों लोगों ने दिल खोल करके मेरे सवालों का जवाब दिया बिना किसी हिचक के। देवकीनंदन ने भी शब्दों पे वो चूक की जो एक पत्रकार से अपेक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन इन दोनों ही लोगों ने दिल खोल कर मेरे सवालों का जवाब दिया और बिना किसी हिचक के, बिना किसी हीला हवाली के साथ मेरे सवालों का जवाब दिया। मगर हैरत की बात है कि इसके अलावा अन्य किसी भी प्रत्याशी ने मेरे सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं दिखाई, औकात नहीं दिखाई। हम इंटरव्यू के लिए उनको आमंत्रित कर रहे थे, इधर से उधर भटक रहे थे, जबकि वे हमसे और हमारे सवालों से बाकायदा कन्नी काटना चाहते थे। समिति के अध्यक्ष के पद के लिए दो बड़े हैसियतदारों से भी हमारी बातचीत हुई। एक है हेमंत तिवारी, जबकि दूसरे हैं मनोज मिश्र। हेमंत तिवारी तो पिछले 10, 15, 20 साल से समिति के सचिव और अध्यक्ष की कुर्सी के लिए बाकायदा कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, जबकि मनोज मिश्र का मकसद है हेमंत को किसी भी कीमत पर अपदस्थ कर खुद वहीं जम जाना। हेमंत तिवारी अपनी जीत के लिए बिल्कुल आश्वस्त है, जबकि मनोज मिश्र को अपनी टीम मजबूत करने के लिए पत्रकारों के साथ ही साथ राजनीतिक दलों के लोगों से जुड़े हुए कई लोगों से भी मदद करनी है, कई नेताओं से सिफारिश करनी पड़ रही है। काफी कुछ तो मैं खुद जानता हूं, और जैसा कि पत्रकारों के बीच की चर्चाएं भी चल रही हैं कि हेमंत तिवारी की पत्रकारिता यूपी पुलिस के साथ ही साथ यूपी के बड़े खिलाड़ी आईएएस अफसर नवनीत सहगल के साथ ही साथ प्रसार भारती और महाराष्ट्र के कांग्रेस से भाजपा बने मुंबई वाले कृपा शंकर सिंह के साथ क्षण पल रहने की सीमित रह गए हैं और उसी तक ही उन्होंने अपना जीवन उसी को सीमित कर दिया है। समिति और उसके किसी भी सदस्य को लेकर उनके पास न तो कोई चिंता है और न ही यह उनकी विषय उनके प्राथमिकता में रहा है और न आज है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि समिति में सचिव और फिर अध्यक्ष के पद पर रह करके उन्होंने सूचना विभाग में जितने भी लोगों को मान्यता दिलाई है वह बेमिसाल रहा है। इतनी संख्या है, उनके जीतने के लिए पर्याप्त है। कहने को हालांकि इसके बीच में सेंध लग गई है, बहुत सारे लोग उनके खिलाफ फिर खड़े हो गए हैं जो पहले इनके खास कारकुन हुआ करते थे। कहने को तो इस गोरख धंधे में नवनीत सहगल की भी संलिप्तता जबरदस्त है। अब यह अलग बात है कि आजकल तो हेमंत तिवारी का हाल पता मुंबई बताया जा रहा है, लेकिन इसके पहले तक तो दिल्ली का यूपी निवास जैसा सरकारी भवन उनका स्थायी आवास बताया जाता था। हालांकि यह व्यवस्था आज भी बदस्तूर जारी है। अब तो लोग यहां तक कहने लगे हैं कि हेमंत तिवारी लखनऊ में तभी आते हैं जब उन्हें समिति के चुनाव में अपनी कुर्सी कब्जानी होती है। मतलब ठीक उसी तरीके से जैसे शौचालय में आप दस्त लेना। हेमंत तिवारी की करतूतें वाकई किसी पत्रकार को शर्मिंदा करने के लिए पर्याप्त है। कभी लखनऊ के सरोजिनी नगर थाने की इंचार्ज की वर्दी फाड़ देना, कभी टाइम्स चौराहे पर शराब पीकर दुकानदारों को पीटना जैसे बेहिसाब मेडल हेमंत तिवारी की छाती पर सुशोभित है। मैंने इंटरव्यू करने के लिए हेमंत तिवारी को फोन किया, करीब 10 दिन पहले की बात है, तो बोले सुबह को बात होगी प्लीज। लेकिन अगली सुबह उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने दूसरे नंबर से उनको फोन किया तो बिल्कुल चौंक पड़े, फिर समझ गए और बोले 1 घंटे बाद मैं आपको फोन करूंगा। लेकिन वह का दिन है और आज वो समय है और आज का उनका फोन ही नहीं आया, और न ही मेरे प्रयास के बावजूद उनका कोई फोन उठाया, न किसी मैसेज का जवाब आया। अब जरा सुन लीजिए मनोज मिश्र के बारे में। मनोज मिश्र के पास अखबारों की अकूत संपदा है। चर्चाओं के मुताबिक मनोज मिश्र के पास 59 से ज्यादा अखबारों की मालियत है, जिसके बेहिसाब एडिशन है। इतने अखबार तो समाचार जगत के किसी भी टाइकून के पास भी नहीं है। और तो और टाइम्स समूह के पास भी आज अधिकतम 3 ही अखबार हैं। फिर मनोज मिश्र के पास 59 से ज्यादा अखबार कैसे हो सकते हैं? समझने वाले खुद ही इसको समझ सकते हैं। मेरा तो दावा यहां तक है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, कि मनोज मिश्र अपने इन सारे कथित अखबारों का नाम सस्वर नहीं ले सकते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि इस मसले पर कोई भी पत्रकार उनसे चूं तक बोलने की औकात नहीं जुटाया पाया है। हाँ, उनके प्रशंसकों की भीड़ बेहिसाब है, चाहे वो नेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो या चाहे कोई भी हो। ये सारे लोग मनोज मिश्र का गुणगान तो खूब करते रहते हैं, खूब बढ़ा चढ़ाकर, और उनको महिमा मंडित भी करते रहते हैं। मैंने मनोज मिश्र को फोन किया तो बोले मेरे घर और दफ्तर में आप जब चाहें आपका स्वागत है।
उन्होंने बताया कि इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग के लिए उन दोनों जगह पर उनके पास पूरी व्यवस्था है, लेकिन जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बात करने से मुझे इनकार कर दिया। बोले कि इंटरव्यू अगर दिया तो मेरा चुनाव गड़बड़ा सकता है भाई साहब। मैंने तर्क दिया कि आपका चुनाव आपका विषय है, लेकिन मेरे सवाल पत्रकार जमात, मेरे सवाल आपसे बिल्कुल अलग हैं और मेरे जमीनी हैं, लेकिन मेरी सारी कोशिश बिल्कुल शून्य साबित हुई। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे वोट ले लीजिए और जीत जाइए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मेरे इस वोट के बावजूद जो प्रत्याशी मेरे इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहता है वह मेरा अध्यक्ष कैसे बन सकता है। शर्मनाक हालत का विषय होगा ना, मगर मनोज टस से मस नहीं हुए। अमरिंदर सिंह ने भी फोन पर मुझसे बातचीत की, बहुत इस्तकबाल किया, बहुत कहा कि आपसे बातचीत करने के लिए मैं आता हूं आपके पास, लेकिन 3 दिन हो चुके हैं प्रतीक्षा के बावजूद अमरिंदर सिंह अब तक नहीं आए और नहीं उनका फोन। अब यह तो पत्रकारों को भी तय करना होगा ना कि वे किस तरीके का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। वे वाकई साहसी पत्रकार बनना चाहते हैं या फिर बड़े नेताओं, मंत्रियों और अफसरों के पिछलग्गू बनकर रेंगते रहना चाहते हैं केचुए की तरीके से। हालांकि जिन्हें सरकार या सूचना विभाग से दलाली करने का चस्का लग चुका है, मंत्रियों के तलवे सहलाने का अदा आ चुकी है, भा चुकी है, उनसे बात करना बिल्कुल बेमानी होगी। बाकी आप लोग तो खुद ही पत्रकार हैं और आप खुद भी तय कीजिए ना कि शनिवार को कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं। तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों की समिति का ये किस्सा। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सवीर को इजाजत दीजिए, लेकिन अपना वोट जरूर दीजिए। नमस्कार।